हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एलपीजी टैंकर शिवालिक अबनाए हरमुज उबूर करके बाहिफाजत हिंदुस्तान पहुंच गया। मशरक़ी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान मुल्क में ईंधन की फराहमी के बारे में खदशात के दरमियान एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। एलपीजी लेकर आने वाला शिवालिक टैंकर पीर के रोज भारत पहुंच गया। ये कल शाम गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा। कौमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में तकरीबन 45,000 मैट्रिक टन गैस भारत लाई गई है। इससे पहले शिपिंग वजारत के खुसूसी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया था कि ये जहाज अबनाए हरमुज को उबूर करके आज शाम भारत पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 80,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर आने वाला जहाज जब लाडकी मंगल को भारत पहुंचेगा। इसके अलावा खलीज फारस के मगरबी हिस्से में इस वक्त 22 भारतीय जहाज मौजूद हैं और इनमें सवार 616 मल्लाह महफूज हैं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि अबनाए हरमुज के दोनों जानिब सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। ताहम ईरान ने कहा है कि इस रास्ते से भारतीय जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। इसी सिलसिले में 2 रोज़ पहले भारतीय परचम वाले 2 LPG जहाज महफूज तरीके से अबनाए हरमुज उबूर कर चुके हैं। इनमें एक शिवालिक था और दूसरा नंदा देवी। शिवालिक अब भारत पहुंच चुका है, जबकि नंदा देवी जल्द ही 45,000 मैट्रिक टन गैस लेकर भारत पहुंचने वाला है। अबनाए हरमुज पर अब अमेरिका का कंट्रोल, ईरान के 100 से ज्यादा जहाज़ों को गर्क कर दिया, ट्रंप का सनसनीखेज दावा। मशरक़ी वस्ता में जंग जारी है और ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इस दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा किया है जो अबनाए हरमुज से मुताल्लिक़ है। उन्होंने 16 मार्च को दावा किया कि अब अबनाए हरमुज पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की फौजी ताकत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान में 7,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं और हर तरफ तबाही का मंजर है। एक तरफ तो ट्रंप ईरान को शिकस्त देने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दीगर ममालिक से ताउन की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने बयान में कहा कि वो चीन और जापान से चाहते हैं कि आकर अमेरिका की मदद करें। हालांकि जापान ने पहले ही अबनाए हरमुज मामले में अमेरिका की फौजी मदद से मना कर दिया है। बहरहाल ताज़ा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हमारा ताकतवर फौजी ऑपरेशन गुज़िश्ता चंद दिनों से पूरी क़ुव्वत के साथ जारी है। इन्हें तकरीबन तबाह कर दिया गया है। इनकी फ़िज़ाइया और बहरिया ख़त्म हो चुकी है। इनके 100 से ज़्यादा जहाज़ और कई जंगी बहरी जहाज़ गर्क कर दिए गए हैं। इनका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और रडार तबाह हो चुका है और इनके कई लीडरान भी मारे गए हैं। वो आगे कहते हैं कि ईरानी लीडरान गुज़िश्ता 47 सालों से दहशत फैला रहे थे और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कई साल पहले होनी चाहिए थी। मुत्तहदा अरब अमारात में एक और ड्रोन हमला, उम्मुल क़वीन की इमारत नशाना। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर उम्मुल क़वीन में एक ड्रोन हमले के बाद एक इमारत में आग भड़क उठी। ये शहर आबादी के लिहाज से मुत्तहदा अरब अमारात का सबसे छोटा इलाका समझा जाता है। हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में अब तक किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दिफ़ा ने ईरान की जानिब से होने वाले हमलों के हवाले से ताज़ा मालूमात जारी की हैं। वज़ारत के मुताबिक इन हमलों में अब तक मजमूई तौर पर 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाक होने वालों में अमारती मुस्लह अफवाज के 2 एहलकार जबकि 5 आम शहरी शामिल है। वज़ारत दिफा का कहना है कि हलाक होने वाले शहरियों का ताल्लुक पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फ़लस्तीन से है। इसके अलावा इन हमलों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 145 बताई गई है। दुबई एयरपोर्ट से परवाज़ें बहाल। दुबई हुक्काम ने ऐलान किया है कि ड्रोन से मुताल्लिक़ पेश आने वाले वाक़े के बाद मुसाफिरों और अमले की हिफाजत के पेश नज़र दुबई एयरपोर्ट पर आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई परवाज़ें अब बहाल कर दी गई हैं और फ़्लाइट्स मरहलेवार दोबारा शुरू की जा रही हैं। दुबई मीडिया ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद मुंतखब मुक़ामात के लिए परवाज़ों की बतदरीज बहाली का ऐलान किया है। हुक्काम का कहना है कि एयरपोर्ट के ऑपरेशन मामूल पर लाने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो अपने परवाज़ों के शेड्यूल और ताज़ा तरीन मालूमात के लिए मुतल्लिक़ा एयरलाइन से राब्ते में रहें। याद रहे कि ड्रोन से मुतल्लिक़ वाक़े के बाद लगने वाली आग की वजह से एयरपोर्ट पर मौजूद एक फ्यूल टैंक मुतासिर हुआ था, जिसके बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर परवाज़ों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। वाज़ेह है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होता है, जहाँ से सिर्फ 2025 के दौरान तकरीबन 9 करोड़ मुसाफिरों ने सफ़र किया। हैदराबाद के पुराने शहर में भयानक आग लगने का वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ फलकनुमा के इलाके फारूक नगर में गुज़िश्ता रोज़ ख़तरनाक आग भड़क उठी, जिसने मुकामी शहरियों में खौफ और तशवीश पैदा कर दी। मुकामी ज़राए के मुताबिक ये आग एक दुकान में अचानक लगी जो बस डिपो के करीब वाक़ है। इब्तदाई तौर पर यह छोटी सी आग दिखी, लेकिन चंद लम्हों में इसने शिद्दत अख्तियार कर लिया और करीब में मौजूद फर्नीचर शॉप समेत दिगर तिजारती दुकानों तक फैल गई। आग की शिद्दत और हवाओं की सिमत की वजह से इलाके में धुआं फैल गया। लोग खौफजदा हो गए। इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की टीमें जाए वक़ू पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। मुकामी पुलिस भी मौके पर मौजूद थी ताकि लोगों की हिफाजत और इलाके की निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। खास तौर पर इस इलाके में इंडियन गैस गोदाम मौजूद होने की वजह से पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकार इंतहाई मुहतात रहे। अब तक इत्तलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दुकानों में माल और सामान शदीद नुकसान का शिकार हो गया और हादसे की वजह से इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा।
कई इलाकों में मच्छरों की बहुतायत से अवाम परेशान। मीर आलम तालाब के करीब वाक़ कॉलोनी के अवाम का अनोखा एहतजाज। शहर में गर्मी बढ़ने के बावजूद कई इलाकों में मच्छरों की बहुतायत से अवाम परेशान हैं। मीर आलम तालाब, पिल्ले चेरू तालाब के अलावा पुराने शहर और नए शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बेतहाशा मच्छरों की शिकायत पाई जाती है। रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बढ़ती हुई शिकायत के पेश नज़र JHMC को फौरी और मौसर इक़दाम करने की हिदायत चंद दिन पहले जारी की गई थी और कहा गया था कि शहर के लिए तैयार करदा 99 रोज़ा एक्शन प्लान में मच्छरों पर काबू पाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, लेकिन अब तक मसला जूं का तू है। JHMC के ओहदेदारों ने बताया कि हर साल फरवरी की इब्तिदा में गर्मी में इजाफे के साथ ही मच्छर गायब हो जाते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कई इलाकों में सीजन से ज़्यादा मच्छर हैं। दूसरी जानिब शहर के बाज़ इलाकों में मच्छरों की बढ़ती हुई परेशानी पर अवाम ने अनोखा और तंज़िया एहतजाज भी किया है। तारीखी मीर आलम तालाब के करीब गोल्डन सिटी कॉलोनी के मकीनों ने मच्छर बैटिंग प्रीमियर लीग के नाम से एक अलामती प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया है। मुकामी अवाम के मुताबिक ये प्रोग्राम 21 मार्च को शाम 7 बजे मीर आलम तालाब की तरफ मच्छर से मुतासरा इलाकों में मुनक्किद किया जाएगा। मुकामी अवाम की सोसाइटी ने JHMC कमिश्नर RV कर्नन, चीफ एंटोमोलॉजिस्ट और महकमे एंटोमोलॉजी की टीम को भी इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। मुकामी अफराद का कहना है कि यह अलामती प्रोग्राम दरअसल मच्छरों की संगीन सूरत हाल की तरफ हुक्काम की तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए किया जा रहा है, ताकि जल्द अज जल्द मौसर इक़दाम किए जाएँ। वंदे मातरम शुरू होते ही मजलिसी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। तेलंगाना असेंबली में BJP का हंगामा। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास के दौरान उस वक्त गैर मुतवक्को सूरत हाल पैदा हो गई जब इजलास के आगाज़ में वंदे मातरम गीत गाए जाने के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ऐवान से बाहर चले गए। इस वाक़े पर भारतीय जनता पार्टी के अरकान असेंबली ने सख्त एहतजाज किया। असेंबली रिवायत के मुताबिक इजलास के आगाज़ पर वंदे मातरम गीत गाया जाता है। स्पीकर की हिदायत पर जैसे ही गीत का आगाज़ हुआ, AIMIM के अरकान अपनी सीटों से उठकर ऐवान से बाहर चले गए और गीत खत्म होने के बाद दोबारा ऐवान में वापस आ गए। मजलिस अरकान के इस रवैये पर BJP के अरकान ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वंदे मातरम के दौरान ऐवान से बाहर जाना मुल्क और आइन की तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन अरकान को वंदे मातरम सुनने में दिलचस्पी नहीं या इनमें हुब्बुल वतनी की कमी है। BJP अरकान ने स्पीकर से मुतालबा किया है कि वंदे मातरम की बेहुरमती करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कौमी जज्बात का एहतराम न करने वाले अवामी नुमाइंदों को अपनी रविश तब्दील करनी चाहिए। BRS कायदीन का गन पार्क पर एहतजाज। असेंबली के बजट सेशन के आगाज़ से पहले पीर को BRS के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल ने पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव की क़यादत में गन पार्क में वाक़े तेलंगाना यादगार शहदा पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। पार्टी कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत की 6 ज़मानतों के लिए बजट में फंड्स मुख्तस करने और इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासत को दरपेश मसाइल, बिलखुसूस किसानों को ऋतु बंधु इमदाद में ताख़ीर और बढ़ती हुई बदउनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाने का अज़्म किया। BRS कायदीन ने यादगार शहदा पर फूल मालाएँ निछावर की और ख़िराज अक़ीदत पेश करने के बाद प्ले कार्ड्स थामे मुजाहरा किया। इस मौके पर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए और कांग्रेस पर इंतखाबी वादों की तकमील में नाकामी का इल्जाम लगाया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इन्हें राहुल बंधु नहीं रईतू बंधु चाहिए। कांग्रेस कायदीन ने यादगार शहदा को दूध से धोकर पाक किया। हैदराबाद में कल एक अनोखा सियासी मंजर देखने को मिला, जहां कांग्रेस कायदीन ने गन पार्क में वाक़ तेलंगाना यादगार शहदा को दूध से धोकर इसकी सफाई की। वाज़ेह है कि कल सुबह BRS के अरकान असेंबली ने बजट सेशन से पहले इसी यादगार पर हाजिरी दी थी और खिराज अक़ीदत पेश किया था। इसके फौरन बाद फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन M साई कुमार और दीगर कांग्रेस कारकुनान वहां पहुंच गए। साई कुमार ने इल्जाम लगाया कि BRS के कायदीन के छूने से यादगार शहदा नापाक हो गई है, क्योंकि इन कायदीन ने तेलंगाना की तहरीक के दौरान शहदा की कुर्बानियों की तौहीन की थी। इसी एहतजाज के तौर पर उन्होंने यादगार को दूध से धोया। इस वाक़े के बाद इलाके में सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ गई और दोनों जमातों के दरमियान लफ्ज़ी जंग तेज़ हो गई है। डबल बेडरूम मकानात में ना रहने वालों को नोटिस जारी की जाएं। अलॉटमेंट में कोई सियासी दबाव को कबूल ना किया जाए। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। वज़ीर माल इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा P श्रीनिवास रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत की है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी अजला के कोर अर्बन रीजन यानी क्यूर इलाके में इंदरमा मकानात की तामीर के लिए ज़रूरी लाहे अमल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में रहने वाले गरीब आवाम की रोज़ी रोटी मुतासर ना हो, इसलिए मुनासिब मुकामात की निशानदही की जाए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ख़यालात के मुताबिक शहरी इलाकों में इंदरमा मकानात की तामीर को इंतहाई तरजीह दी जा रही है, लिहाजा ओहदेदार इसी के मुताबिक काम करें। पीर को सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में उन्होंने साथी वज़रा श्रीधर बाबू, अजहरुद्दीन और पूनम प्रभाकर के साथ क्यूर इलाके में इंदरमा मकानात की तामीर और डबल बेडरूम मकानात के बारे में जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर माल ने वाज़ेह हिदायत दी है कि क्यूर हुदूद में इंदरमा और डबल बेडरूम मकानात के इस्तेफ़ादा को रंदगान का इंतखाब शफ़ाफ तरीके से किया जाए और किसी भी सियासी दबाव के आगे ना झुका जाए। उन्होंने कहा कि जिन अफराद को डबल बेडरूम मकानात मिले हैं लेकिन वो वहाँ रिहाइश इख्तियार नहीं कर रहे हैं बल्कि इन्हें किराए पर दे रहे
हैं या कई साल से मुखफ़्फ़ल रखा गया है, इन्हें नोटिस जारी की जाएं। अगर वो नोटिस का जवाब ना दे तो इनका अलॉटमेंट मनसूख करके वो घर मुस्तहिक़ गरीबों को दे दिए जाएं। वज़ीर माल ने पूछा कि अब तक कितने अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं और कितने लोगों ने जवाब दिया। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि वहाँ ना रहने की क्या वजूहात बताई गई है। उन्होंने हिदायत की है कि डबल बेडरूम JNNRM और दीगर स्कीमों के तहत हासिल करदा लेकिन गैर आबाद मकानात का 1 मई से जायजा लिया जाए। ऐसे अफराद को नोटिस जारी किए जाएं और अगर वो जवाब ना दे तो इनका अलॉटमेंट मनसूख कर दिया जाए। नोटिस का जवाब देने वाले मुस्तफीदीन से बॉन्ड पेपर पर यह तहरीरी जमानत ली जाए कि वो इसी घर में रिहाइश इख्तियार करेंगे, वरना हुकूमत को अलॉटमेंट मनसूख करने का इख्तियार होगा। इस सिलसिले में हुकूमत के क़वायद की पाबंदी का तहरीरी इक़रारनामा भी लिया जाए। चारों अज़ला के कॉलोनियों में खास तौर पर बरक़ी, पीने के पानी और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई और इसके लिए JHMC के ताउन से काम करने को कहा गया। खुसूसन 22,000 घरों में बरक़ी के मीटर फौरी तौर पर नस्ब करने की हिदायत की गई। अमेरिका में वरंगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत। अमेरिका में वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ताडीपत्री राकेश 40 साल की मौत हो गई। राकेश 10 साल पहले अमेरिका गया था। साल 2014 में करीमनगर की तेजस्विनी से शादी हुई थी। उन्होंने 2 बच्चे हैं। राकेश अमेरिका के शहर वर्जीनिया में मुक़ीम थे। इनके घर वालों को इत्तला मिली कि राकेश को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। राकेश के वालिद वरंगल में एक ताजिर हैं। राकेश की मौत की खबर के साथ पूरे घर वालों पर गम का माहौल पैदा हो गया। फंक्शन के दौरान फोटो लेते वक्त हार्ट अटैक से खातून की मौत। तेलंगाना के खम्मम जिले में अफसोसनाक वाक़या। रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खातून जो खुशी की तकरीब में शरीक थी, दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। खम्मम के तिरीटॉन इलाके की रहने वाली सुष्मिता अपने रिश्तेदारों की घर भरौनी यानी घर प्रवेश की तकरीब में शिरकत के लिए गई थी। जब वो तस्वीर खिंचवाने के दौरान खड़ी थी तो अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी। इसे फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही फौत हो चुकी है। खातून की अचानक मौत से खुशियों की तकरीब मातम में बदल गई। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। प्रॉपर्टी का हर्राज भी मुमकिन। कमिश्नर JHMC RV कर्णन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर RV कर्णन ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात अदा न करने वाले अरकान को सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी यानी CURE के तहत आने वाले इलाकों में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को 1,64,807 डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। कमिश्नर JHMC ने बताया कि क्यूर इलाके में ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर सर्कल के लिए वारंट ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं और अगर टैक्स दहिंदगान टैक्स अदा नहीं करते तो डिस्ट्रेस वारंट जारी किए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत टैक्स दहिंदगान की मनखुला जायदाद जब्त करने के साथ इनकी ज़मीन या दीगर जायदाद का भी हर्राज किया जा सकता है। RV कर्णन के मुताबिक क्यूर इलाके में जायदाद टैक्स दहिंदगान की मजमूई तादाद 28,08,000 है, जिसमें से अब तक तकरीबन 16,80,000 अफराद ने अपना जायदाद टैक्स अदा कर दिया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से फ़ायदा उठाएं, जिसके तहत बकायाजात टैक्स पर सूद में 90% रियायत दी जा रही है। ये स्कीम 31 मार्च तक नाफिज रहेगी। हुक्काम के मुताबिक क्यूर इलाके में जुमला 28,80,260 जायदादें दर्ज हैं, जिनमें JHMC में 11,45,321, साइबराबाद में 9,43,432 और मलकाजगिरी में 7,91,507 जायदादें शामिल हैं। जायदाद टैक्स वसूली में भी नुमाया इजाफा हुआ है। माली साल 2024-25 में 15 मार्च तक जुमला वसूली 1,984 करोड़ रुपये थी, जबकि जारी माली साल में अब तक 2,186 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं। हुक्काम ने बताया कि टैक्स अदायगी के अलावा प्रॉपर्टी के असेसमेंट, तसही और दीगर खिदमात माई JHMC मोबाइल ऐप के जरिए भी दस्तियाब है। शहरी मी सेवा मराकज़ JHMC की वेबसाइट www.jhmc.gov.in, सिटीजन सर्विस सेंटर और माई JHMC ऐप के जरिए भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सकते हैं। OTS स्कीम की आखिरी तारीख में सिर्फ 15 दिन बाकी रह जाने के पेश नज़र JHMC ने क्यूर इलाके में अवामी बेदारी मुहिम को तेज़ कर दिया है। मिर्च पाउडर से हमला, फिल्मी अंदाज में 1 करोड़ रुपए लूट लिए। हैदराबाद में सनसनीखेज वारदात। हैदराबाद शहर के कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने फिल्मी अंदाज में घात लगाकर 2 अफराद पर हमला किया और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर तकरीबन 1 करोड़ रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अजीमुद्दीन और खुसरो नामी 2 अफराद बहादुरपुरा से जेडी मेटला की जानिब मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जैसे ही वो कोकटपल्ली ACP दफ्तर के करीब पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने इन्हें रोक लिया और अचानक आंखों में मिर्च डालकर नकदी से भरी थैलियां लेकर फरार हो गए। पुलिस को शुबा है कि लूटी गई रकम हवाला की हो सकती है। वाक़े के बाद मुतासरिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस CCTV फुटेज का जायजा ले रही है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इस वारदात में वही अफराद मुलव्विस हो सकते हैं जिन्हें पहले से रकम की मुंतकिली की इत्तला थी। तेलंगाना भवन में BRS पार्टी की दावत इफ्तार, KTR की शिरकत।
حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ بھون میں BRS پارٹی کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار تقریب میں BRS کے کارگزار صدر تارک رامارو نے شرکت کی اور اقلیتی برادران کو ماہ رمضان کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں کانگریس حکومت ناکام رہی ہے اور اسمبلی اجلاس میں اس مسئلے کو ثبوتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے دور میں ریاست گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن رہی۔ اس تقریب میں محمد محمود علی، مسیح اللہ فاروق حسین، محمد سلیم، شیخ عبداللہ سہیل، مجیب الدین سمیت دیگر قائدین اور بڑی تعداد میں اقلیتی برادران نے شرکت کی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں پر جنگ کا اثر۔ مغربی ایشیا میں پیدا ہونے والی کشیدگی سونے اور چاندی کی قیمتوں پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ فی الحال امریکہ کے فیڈرل ریزرو سمیت مرکزی بینک شرح سود میں کمی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈالر کی قدر مضبوط ہونے سے بھی سونے اور چاندی کی مانگ کم ہو رہی ہے۔ عام طور پر جب شرح سود کم ہوتی ہے تو سونے اور چاندی کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور ان کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہے، جبکہ شرح سود زیادہ ہونے پر مانگ سست پڑ جاتی ہے۔ اسی تناظر میں عالمی اسپاٹ مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $5002 پر برقرار ہے، جبکہ چاندی کی فی اونس قیمت $79 ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ 92 روپیز 38 پیسے کی سطح پر ہے۔ اس کے اثر سے ملک کے اندر بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ دوپہر 1 بجے کے قریب حیدرآباد کی مارکیٹ میں 10 گرام خالص سونے کی قیمت تقریباً 1,60,000 روپے رہی، جبکہ چاندی فی کلو 2,58,000 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں اچانک موسلادھار بارش، کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ حیدرآباد میں پیر کی شام موسم نے اچانک کروٹ لی اور شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ گرج چمک کے ساتھ ہونے والی اس بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑکیں زیر آب آ گئیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دفاتر سے گھروں کو واپس جانے والے ملازمین اور سڑکوں پر سفر کرنے والے گاڑی سوار بارش کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ شہر کے کئی اہم علاقوں IT کوریڈور، مادھا پور، گچی بولی، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، خیرتآباد، امیر پیٹ، کوکٹ پلی اور پرانے شہر کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کی وجہ سے ڈرینیج نظام ابل پڑا اور کئی مرکزی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بعض مقامات پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک بھی متاثر ہوئی، خاص طور پر پنجاگٹا اور ہائی ٹیک سٹی فلائی اوور کی طرف گاڑیوں کی رفتار سست پڑ گئی۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عہدیدار چوکس ہو گئے ہیں۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ڈیزاسٹر رسپانس فورس کی ٹیمیں میدان میں اتار دی گئی، جبکہ مین ہولز کے قریب عملہ تعینات کر کے پانی کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس دوران کئی اضلاع میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ ضلع کاماریڈی کے جکل منڈل کے ہنگرل گاؤں میں پیر کی شام تیز آندھی کے ساتھ ژالہ باری ہوئی۔ بارش اور ژالہ باری کی وجہ سے تیار فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں، جس پر کسانوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 دن تک مزید بارش کا امکان ہے، جس کے پیش نظر کسانوں اور عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ وجےواڑہ میں سرکاری افطار تقریب، چندر بابو نائیڈو نے مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے وجےواڑہ میں حکومت کی جانب سے منعقدہ افطار دعوت میں شرکت کی اور مغرب کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر مختلف مسلم رہنما، معززین اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں اماموں اور مؤذنوں کے مخارجات جلد جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اقلیتوں کے جذبات کا احترام کرتی ہے اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چندر بابو نائیڈو نے بتایا کہ اتحاد حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے تمام اسمبلی حلقوں میں افطار تقاریب کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ چیف منسٹر نے مزید کہا کہ آٹو نگر کے قیام کے ذریعے اقلیتوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، جبکہ وقف بورڈ کی جائیدادوں کا تحفظ کرتے ہوئے ان سے حاصل ہونے والے وسائل مسلمانوں کی فلاح اور بہبود پر خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک امن، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے اور حکومت اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ فی الحال کرناٹکا میں ہوٹلوں کو گیس کی فراہمی ممکن نہیں، KH منیپا نے کہا۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والا LPG بحران اب کرناٹکا کی ہوٹل انڈسٹری کو متاثر کر رہا ہے۔ ریاستی فوڈ اینڈ سول سپلائز کے وزیر KH منیپا نے کہا کہ موجودہ حالات میں ریاست کے ہوٹلوں کو پوری طرح سے گیس فراہم کرنا ممکن نہیں۔ بنگلورو میں تیل سپلائی کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ صورتحال کی روشنی میں وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے اس معاملے پر مرکزی حکومت کو دوسرا خط بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال سنگین ہے اور مرکزی حکومت کو اس معاملے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے صارفین پر زور دیا کہ وہ غیر ضروری گھبراہٹ سے گریز کریں، ڈبل بکنگ سے گریز کریں اور اپنے LPG کے استعمال کو محدود کریں۔ انہوں نے کہا کہ گیس لے جانے والے جہازوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے اور ضروری خدمات کو ترجیح دیتے ہوئے سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسپتالوں، تعلیمی اداروں، ایئر لائنز اور ریلوے کینٹینوں کو 100% سلنڈر فراہم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر کے مطابق مرکزی حکومت نے روزانہ تقریباً 9,500 سلنڈروں کی فراہمی کی اجازت دی ہے۔ اس میں سے 4,200 سلنڈر ضروری خدمات کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ اسپتالوں، تعلیمی اداروں اور اندرا کینٹینوں کے لیے 4,200 سلنڈروں کے ساتھ
اضافی 1200 سلنڈر فراہم کیے جائیں گے۔ ضروری خدمات کے شعبوں کو کل 5200 سلنڈر اور آٹو ڈرائیوروں کو تقریباً 2250 سلنڈر فراہم کیے جائیں گے۔ تاہم ہوٹلوں کو LPG کی سپلائی اس وقت ممکن نہیں ہوگی، لہٰذا ہوٹل چلانے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر بجلی کے چولہے استعمال کریں۔ وزیر منّا نے کہا کہ عام حالات میں ریاست میں ہوٹلوں کو تقریباً 44,000 LPG سلنڈر روزانہ فراہم کیے جاتے تھے۔ صورتحال معمول پر آنے کے بعد ہوٹل سیکٹر کو گیس کی سپلائی دوبارہ شروع کی جائے گی۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی کی وجہ سے 4,300 سے زیادہ بھارتی پروازیں منسوخ، DGCA نے کہا۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کی وجہ سے بھارتی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ یہ اطلاع پیر کے روز مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر کنجرام پورام موہن نائیڈو نے لوک سبھا میں دی۔ پارلیمنٹ کے جاری بجٹ اجلاس کے چھٹے دن خطاب کرتے ہوئے وزیر نے بتایا کہ بھارتی ایئر لائنز نے 4,335 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی ہیں، جبکہ غیر ملکی ایئر لائنز نے تقریباً 1,187 پروازیں منسوخ کی۔ وزیر کے مطابق مسافروں کی سلامتی حکومت اور ایئر لائنز کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی تنازع سے متاثرہ علاقہ کا فضائی علاقہ یعنی ایئر اسپیس بند ہو جاتا ہے تو وہاں پروازیں چلانا ممکن نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ایئر لائنز نے 4,335 اور غیر ملکی ایئر لائنز نے 1,187 پروازیں منسوخ کی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سلامتی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی علاقے کا ایئر اسپیس بند ہے تو وہاں پروازیں چلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگرچہ مغربی ایشیا کی صورتحال سے پروازوں پر اثر پڑا ہے، اس کے باوجود اس دوران بڑی تعداد میں مسافروں نے فضائی سفر کیا۔ وزیر کے مطابق کشیدگی کے عرصے میں بھی تقریباً 2,19,780 مسافروں نے ہوائی سفر کیا۔ وزیر نے بتایا کہ بھارت کا فضائی نگران ادارہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن یعنی DGCA اور شہری ہوابازی کی وزارت متاثرہ علاقوں کے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ صورتحال پر نظر رکھی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جب ان علاقوں کا ایئر اسپیس دوبارہ کھل جائے گا تبھی پروازیں معمول کے مطابق بحال ہو سکیں گی، کیونکہ فی الحال کئی علاقوں میں پابندیاں عائد ہیں۔ ملک میں گیس کی کوئی کمی نہیں، CNG اور PNG صارفین کو بلا تعطل سپلائی جاری، مرکزی حکومت نے کہا۔ مرکزی حکومت نے پیر کے روز واضح کیا ہے کہ ملک میں گیس کی کوئی کمی نہیں ہے اور صارفین کو CNG اور PNG کی فراہمی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہے۔ وزارت پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی مارکیٹنگ اور آئل ریفائنری ڈویژن کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ CNG فراہم کرنے والے فیول پمپ اور گھریلو PNG کنیکشن معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ CNG استعمال کرنے والوں اور PNG صارفین دونوں کو مسلسل سپلائی فراہم کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے نفاذی کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں اور کئی ریسٹورنٹس میں ایندھن کے ذخیرے اور سپلائی کی جانچ کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں۔ سینئر سرکاری افسر نے مزید کہا کہ خام تیل بھی مناسب مقدار میں دستیاب ہے۔ ان کے مطابق ملک کی تمام ریفائنریاں مکمل صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہے اور پیٹرول پمپ معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب تک کہیں بھی ایندھن کی کمی کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ گیس تقسیم کرنے والی کمپنیوں نے نئے PNG صارفین کے لیے ترغیبی اسکیمیں بھی شروع کی ہیں۔ اس سلسلے میں اندرا پریشد گیس لمیٹڈ یعنی IGL نے اعلان کیا ہے کہ جو صارفین 31 مارچ سے پہلے PNG کنیکشن کے لیے رجسٹریشن کرائیں گے انہیں 500 روپے کی مفت گیس فراہم کی جائے گی۔ ادھر گھریلو گیس کی دستیابی کے حوالے سے صارفین میں پھیلے خدشات کو کم کرنے کے بعد LPG کی بکنگ میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے ملک بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ کابل میں ایک ہاسپٹل پر پاکستان کا فضائی حملہ، 400 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ہاسپٹل پر مبینہ فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 400 افراد ہلاک اور تقریباً 250 زخمی ہو گئے۔ یہ دعویٰ طالبان حکومت کے ترجمان نے کیا ہے۔ طالبان حکومت کے مطابق پاکستانی فضائی حملے میں ہاسپٹل کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ کابل کے نوی پولیس ڈسٹرکٹ میں قائم منشیات کے عادی افراد کے علاج کے مرکز پر کیا گیا، جہاں بڑی تعداد میں مریض زیر علاج تھے۔ ترجمان کے مطابق پاکستانی فوجی حکومت نے ایک بار پھر افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرگ ریہیبلیشن ہاسپٹل کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں علاج کے لیے داخل معتادین سمیت کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جرم کی سخت مذمت کرتے ہیں اور اسے تمام انسانی اصولوں کے خلاف اور انسانیت کے خلاف جرم سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے افغان حکومت کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کابل میں کسی ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یہ مبینہ حملہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ افغان حکام کے مطابق سرحد پر فائرنگ کے تبادلے میں افغانستان میں 4 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ پڑوسی ممالک کے درمیان حالیہ برسوں کی شدید ترین جھڑپیں تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔